सबसे पहले तो मैं रितु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और इनको बहुत बधाई देती हूँ कि इतना अच्छा इन्होंने मंच सजाया और बहुत अच्छी संस्था है जो बहुत अच्छा काम कर रही है। ऐसी संस्था की सब जरूरत थी जो युवाओं को भी साथ जोड़े और सभी कहते हैं ना सभी विधाओं को इन्होंने जोड़ा, संगीत गीत जैसा ये बता रही, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और महफिल सजी हुई है, अंतिम पड़ाव पर है, तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि यह है टूटे पंखों की ऊंची उड़ान। ये मैं इनको भेंट करूंगी अभी। इसके अंदर 42 रचनाकारों की कहानियां हैं। ये दिव्यांग पात्रों के संघर्ष की कहानी है। बहुत बढ़िया। और मैंने से मैं एक कहानी आप लोगों के लिए लाई हूँ, क्योंकि दिव्यांग आप सब जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने नाम दिया दिव्यांग जी। तो ये एक कहानी पेश है आप लोगों के लिए, पहियों पर घूमती जिंदगी। बहुत सुंदर। क्यों अच्छा लग रहा है ना विमान? हाँ, बहुत मजा आ रहा है दीदी। आपका घर बहुत सुंदर है, यह जगह बहुत अच्छी है। अस्फुट स्वर में विमान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो मेरी आंखें भर आई। मैंने मुंह घुमाकर रुमाल से आंखें पोंछ ली। मैंने जो चमक जो खुशी विमान के चेहरे पर आज देखी वे शायद पहले कभी नहीं देखी। 25 वर्षों से उसे जानती हूँ। उसका दर्द मैंने बहुत महसूस किया है। पीड़ा, रुदन, बेबसी, दर्द, बेचैनी, बेचारगी, इतने सारे तत्व विमान की जिंदगी के साथ बचपन से जुड़े थे। अब जब वह तकलीफों से गुजरा, उसकी तकलीफ मैंने महसूस की। कौन बहन अपने भाई की तकलीफ में नहीं रोती? बहन तो हूं उसकी, भले चचेरी। एक ही घर में रहने वाले बाशिंदों में अपनापन अधिक होता है। दो बर्तन साथ में हो, खड़कते ना हो, ऐसा कहना झूठ होगा। भले ही बर्तन खड़कते रहे, पर विमान अपनी ताई के कमरे में पहुंचा दिया जाता और साथ होती दूध की बोतल, तो कभी देसी घी में तला नमक का परांठा, उस पर सुगंधित घी। ताई के बच्चे यानी मैं, बहन और मेरा भाई एक एक गस्सा उसमें से तोड़ देते। वह अस्फुट आवाज में कहता अच्छा अच्छा और हंस पड़ता। विमान पैदा होते समय रोया नहीं था। उस समय घर पर जचगी कराने का रिवाज था। घर पर पैदा होने के कारण उसे वक्त पर उपचार नहीं मिला। दाई के अनगढ़ हाथों ने क्या खाक इलाज किया होगा। न रोने के कारण उसकी कोई नस दब गई। पहले तो पता नहीं चला, लेकिन 3 महीने का होते होते जब वह सामान्य गतिविधियां नहीं कर पाया तो चाची को थोड़ा शक हुआ। डॉक्टर के पास ले गई, जांच करवाई, तो डॉक्टर ने जो बताया उसे सुनकर रो रो कर चाची का बहुत बुरा हाल था। पहली औलाद, वह भी अपाहिज, सारी जिंदगी इसे ऐसे ही देखना होगा। हे ईश्वर, मैंने क्या पाप किए जो तूने मुझे सजा दी? क्या कसूर था मेरा? मुझे पता होता कि मेरे रोने के कारण मेरा बच्चा अपाहिज पैदा होगा तो मैं अपने गम पी जाती। अपनी औलाद के लिए मैं खुशी का मुखौटा ओढ़ लेती। हाय, मैंने अपने ही हाथों अपनी औलाद की खुशियां लूटी। उन्होंने इतने आंसू बहाए, पर अब पछताने से क्या? उसके बाद विवान की बीमारी की शायद एक वजह यह थी, ऐसा चाची मानती थी। माँ की आंखें सदैव नम रहती, हर पल बच्चे को बड़ा होते देखती तो नमी ज्यादा हो जाती। दादी ने पोते की सेवा का भार वहन करने का निश्चय किया। जो भी हो, वंश वारिस तो था। अपने पोते को नहलाती, धुलाती, बोतल से दूध पिलाती और पल दर पल बच्चा बढ़ रहा था। 5 महीने का हो चला। धीरे धीरे उसे बैठाना सिखाया गया। उसकी एक नन्ही बाजू और एक नन्ही टांग मुड़ी रहती। मुंह से गोगो की आवाज निकलती, थोड़ी बहुत लार भी टपकती। पता नहीं मेरे किन पापों की सजा मुझे ईश्वर ने दी है। सोच सोच कर माँ आधा सीसी रोक पाल बैठी। कभी कभी सारा दिन माथे पर दुपट्टा बांधे सोई रहती और शाम को उल्टियों से घर पड़ती। तो सास जेठानी मिलकर चूल्हा चौका संभाल लेती। समय रहते विवान बैठना सीख गया, इशारे समझने लगा। उस दिन दादी ने उसे खड़ा किया तो वह धप से बैठ गया। दादी ने दोनों टांगों की हल्की मालिश की। शाबाश वीवू, शाबाश, खड़ा हो जा बेटू, मेरा नोनू, पहिया पहिया खड़ा हो जा मोनू। फिर खड़ा करने का प्रयास करने लगी। विवाह कैसे खड़ा हो सकता था? उसकी टांगों में जान ही नहीं था। इसी हालात के साथ उम्र गुजारनी होगी। दिव्यांग की माँ कहलाना कितना बड़ा पत्थर कलेजे पर रखना और उस पर उफ तक न करना। ज्यादातर बच्चा दादी के पास रहता,
फिर एक दिन दिल्ली में बच्चों का बड़ा अस्पताल कलावती अस्पताल है, वहां दिखलाओ कहा गया और माँ उसे ले गई। उसके पश्चात एक चीनी पद्धति द्वारा उसका उपचार किया गया। पूरे जिस्म में छोटी छोटी सुइयां घोंप कर 1 घंटे तक लेटना पड़ता था उसे। जिस्म में सुइयों के घुटते ही बच्चा तड़प कर बिलबिला उठता। माँ के आंसू कलेजे से बह निकलते, उसका दर्द वह अपने जिस्म पर महसूस करती और कराहता विवान लेटा लेटा माँ को ताकता। दूर बैठी माँ के मन में आता कि भाग कर जाए, एक एक सुई निकाल कर फेंक दे और अपने बच्चे को भींच ले, मगर दूसरे ही पल बच्चे के भविष्य के लिए अपनी तड़प का गरल पीकर ऊपर से कठोर बने रहने का लबा था। विवान अब 1.5 साल का हो गया था। उसने बोलना सीखा, बुआ बोलना सीखा और इस तरह घर आगे चलता रहा। उसकी जिंदगी आगे चलती रही। कूल्हों के बल खिसकता विवान बाईं बाजू और टांग को मोड़ कर रखता तो उसकी हथेली का पृष्ठ भाग और पैर का ऊपरी हिस्सा मिट्टी से लिथड़ा रहता। घर भर की मिट्टी उस पर चिपक जाती। तो दादी ने देखा और कपड़े की छोटी थैली सिल दी और उस थैली को हथेली पर बांध दिया। नन्हा कोमल बालक घिसटते हुए दयनीय लगता। 2-2.5 वर्ष उसका यह उपचार चला। उसके पश्चात जब 3-4 साल का हो गया तो क ख ग 2 3 4 उसको घर में सिखाना शुरू किया। पहले घर के पास में एक छोटे स्कूल में भेजा, लेकिन वहां बच्चे उसे अजीब निगाहों से देखते थे तो उसे वहां से हटाना पड़ा। फिर किसी ने बताया कि दूसरे स्कूल में भेज दो, लेकिन उससे पहले एक स्टैंडिंग टेबल मंगाई गई घर के अंदर, लकड़ी की मेज, कि इसको बीच में खड़ा कर दीजिए तो इसको खड़े रहने की प्रैक्टिस होगी। डॉक्टर ने कम से कम 1 घंटा खड़े रहने को कहा। विवान 5-10 मिनट में ही रोने लगता। एक दिन वह खड़ा था और वो बहुत रो रहा था और घर के लोग भी परेशान हो गए। तो दादाजी को पहले उसे तरस आया, निकाल दिया, लेकिन उस दिन दादाजी किसी बात पर बाहर से गुस्सा होकर आए थे। उन्होंने चप्पल उतारी और विवान की पिटाई कराई। विवान रोता रहा, वो पीटते रहे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि विवान को निकाल सके या उनको रोक सके। उसके पश्चात माँ रोती रही। गुस्सा शांत हुआ, दादाजी ने चप्पल फेंक दी। उसके पश्चात विवान लाल हो रहा था। दादा के भीतर जाते ही दादी ने उसे निकाला और अपने गले से लिपटाकर बिलक बिलक कर रो गया। 7 वर्ष का हो चला था विवान। उसके पश्चात उसका भाई हुआ विक्रम। अब माँ पापा का सारा ध्यान विवान से हटकर विक्रम की परवरिश में उनकी तरफ हो गया। लेकिन विवान धीरे धीरे दादी के पास फिर से सिमट गया। विक्रम बड़ा हुआ, विवान अपनी दुनिया में सिमट गया। फिर किसी ने बताया कि शहर के अंदर एक विशिष्ट बच्चों का स्कूल है, इसको वहां डालिए। उसके पश्चात सुइयों वाला इलाज जब बंद हो चुका था, उसे वहां भेजा गया। स्कूल जाने पर उसने थोड़ा बहुत सीखा, लेकिन घर आकर उसने एक दिन बताया कि वहां जो दीदी पढ़ाती है उसने उसे एक चांटा मारा। सुनकर दादी और माँ के आंखों से आंसू की धारा फूट पड़ी। पता नहीं क्यों मारा इस मासूम को, क्या शिकायत करे। फिर थोड़े दिन बाद विवान ने बताया कि टीचर तो गुस्से में कई बार बच्चों की पिटाई कर देती है। कोई वहां शिशु कर देता है, कोई चलते चलते गिर जाता है तो मारते हुए उसे उठाती है, कोई मुंह साफ नहीं करता, कोई खाना खाते समय गिराता है। आदि आदि कारणों से टीचर मासूमों को ढूंढ कर रखती। एक बहुत अजीब बात बताई उसने कि कोई टीचर ने तब भी मारा कि कोई लड़का कुछ गलत काम कर रहा था बाथरूम में। दूसरे लड़के ने देखा तो टीचर को बताया तो टीचर ने उस लड़के को भी खूब मारा। ये सब घटनाओं से परेशान होकर उन्होंने उसको स्कूल से निकाल दिया। उसके पश्चात किशोरावस्था के लक्षण उसमें आने लगे। आवाज में भारीपन, दाढ़ी मूंछ सब कुछ आने लगा। फिर उसके लिए एक व्हील चेयर मंगाई गई। व्हील चेयर पर लकड़ी का पट्टा लगा था। बच्चा ही था, पतला दुबला। अब बड़ा हो रहा था। व्हील चेयर को घुमाना उसके लिए मुश्किल था क्योंकि उसका एक हाथ काम नहीं करता था। एक एक करके सबका विवाह होता गया। वो वैसे का वैसे रहा। उसके ममेरे भाई भी विवाहित होते चले गए। कभी कभी अब उसे दौरा पड़ने लगा, बीमार रहने लगा। नवरात्रे के सभी व्रत रखता था और बाद में जब सिर दर्द होता तो दवाइयां उसको खिलानी पड़ती। डॉक्टर ने उसको व्रत रखने से मना कर। फिर 20 वर्ष का हो गया
तो उसके पिता ने उसके लिए एसटीडी बूथ खोल कर दिया। और उसके पश्चात वो थोड़ा खुश रहने लगा, क्योंकि एसटीडी बूथ पर लोग आते जाते, वह बात करता, उसके दोस्त बनने लगे, वो फोन करता। मगर सरकार का फैसला, सरकार की नीतियां और एसटीडी बूथ को बंद करना पड़ा। वो वापस से घर में बैठने लगा, वापस एक शॉप पे बैठा, दुकान पे बैठा, लेकिन फिर से उसकी जिंदगी घर के एक अकेले कमरे में रह गई। अब वह कहीं नहीं जा सकता। लेकिन उसे देखकर, अंतिम पड़ाव है, उसे देखकर यह लगता है कभी कभी कि कोई उसकी जिंदगी में आए, जो उसकी पहियों वाली जिंदगी के साथ चलती हुई उसका साथ दे। कोई उसकी जिंदगी में आए, कोई उसकी साथ। बहुत सुंदर।